हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कि आईक्यू और ईक्यू में क्या अंतर है। और आईक्यू जो है वो हमारा इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी का एक स्कोर है, जबकि ईक्यू है जो वो हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस का मेजर है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे बढ़ाया जाए, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने मेल करा और पूछा कि आपने डिफरेंस तो बता दिया, लेकिन अगर हमको ईक्यू इम्प्रूव करना हो तो कैसे किया जाए। तो आज मैं बात करूंगा 10 ऐसे स्टेप्स की, 10 ऐसे पॉइंट्स की, जिसकी वजह से हम लोग अपना ईक्यू इम्प्रूव कर सकते। पॉइंट नंबर 1, प्रैक्टिस सेल्फ अवेयरनेस। आप रोज बरोज की जिंदगी में जो भी कर रहे हैं वो अवेयरनेस के साथ करना शुरू करिए। अपने आप को ट्रेन करिए और दिन में अगर हो सके 2 बार या जरूर 1 बार शाम को सोने से पहले एक डायरी बनाइए और उस डायरी में उस दिन की आपकी डोमिनेंट इमोशन या दूसरे लोग जो आपके साथ संपर्क में आए हों उनकी डोमिनेंट इमोशन क्या थी वो लिखिए। हमारी इमोशंस, जैसे मैंने बात की थी, 2 प्रकार की इमोशंस हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं और पॉजिटिव इमोशंस हैं। पॉजिटिव इमोशंस वो इमोशंस हैं जो हमारी जिंदगी में एक प्लेजेंट फीलिंग लाती हैं और नेगेटिव इमोशंस वो हैं जो अनप्लेजेंट फीलिंग्स हमारी जिंदगी में लाती हैं। तो आप हर रोज सेल्फ अवेयर रहिए और हर समय आप अगर अपने मन की आंखें या अपने दिमाग की आंखें खुली रखेंगे या अपनी परसेप्शन को खुला रखेंगे ये समझने के लिए कि इस समय मैं कौन सी इमोशंस के साथ बह रहा हूँ, इस समय मेरी डोमिनेंट इमोशन क्या है। या तो सामने वाला आदमी जो या सामने वाली लेडी या महिला हमारे साथ या व्यक्ति जो भी हमारे साथ बात कर रहे हैं, हमारे साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, अब परिवार के हों, दूसरे हों, दोस्त हों या हमारे संपर्क में आने वाले लोग हों, मीटिंग्स में आप बैठते हैं, लाइब्रेरी में बैठते हैं, तो जो आपके साथ इंटरेक्शन कर रहा है वो कौन सी इमोशंस, उसके लिए उस समय कौन सी डोमिनेंट इमोशंस है, इसकी अवेयरनेस बढ़ाइए। और दिन के अंत में शाम को आप लिखिए कि आज मेरी कौन सी डोमिनेंट इमोशंस थी, उसकी लिस्ट बनाइए, पॉजिटिव डोमिनेंट इमोशंस और नेगेटिव डोमिनेंट इमोशंस। बस इतना करिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो उसको बोलते हैं कि जर्नलिंग, यानी कि डायरी में लिखिए हर रोज सोने से पहले कि आज मेरी डोमिनेंट इमोशन कौन सी थी, उसमें से नेगेटिव कौन सी थी और पॉजिटिव कौन सी थी। और मेरे साथ जो ज्यादा संपर्क में आए आज लोग, उसमें से कुछ मेन लोग जिनके साथ मैंने ज्यादा समय बिताया या जिसके इंटरेक्शन के बारे में इस समय रिकॉल कर सकता हूँ या सोच सकता हूँ, उनकी डोमिनेंट इमोशन उस समय जब वो मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहे थे क्या थी। तो ये आप एक अवेयरनेस लाइए और उसके बारे में लिखना शुरू करिए रोज शाम को। दिस इज स्टेप नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपकी जो डोमिनेंट इमोशन है उस समय जब आपको डोमिनेंट इमोशन घेर लेती है और अगर आप अवेयर हो जाते हैं कि इस समय मैं एक पर्टिकुलर इमोशंस के अंतर्गत बह रहा हूं, तो आप उसको रेगुलेट करने की कोशिश करिए। और खास करके नेगेटिव इमोशंस जो होती हैं, उस समय आती हैं, तो आपको उस टाइम अपने आप को इमोशन से थोड़ा अलग कर लेना है और अपने आप को बोलना है कि अपना नाम लेकर बोलिए। जैसे मैं बोलूं कि मैं विपुल मित्रा इस समय एंग्शियस हूं, तो मेरे को ऐसे बोलना है विपुल मित्रा इस समय एंग्शियस है। और वो एंग्जाइटी जो है वो इमोशन है जो विपुल मित्रा को उस समय कन्फ्रंट कर रही है। तो अगर आप उससे थोड़ा डिस्टेंस बनाएंगे तो आप इमोशन को और व्यक्ति को एक परिप्रेक्ष्य में देख पाएंगे। और जैसे ही आपने वो किया तब आप उसको रेगुलेट करने की उस समय कोशिश करें। अगर खास करके नेगेटिव इमोशन आ रही है तो आप थोड़ा रुकिए, गहरी सांस लीजिए, 5, 7, 10 सांसें लें, थोड़ा ठहरा महसूस करें और उसके बाद अपना रिस्पॉन्स करें। उसके बाद डिसाइड करेंगे मुझे रिस्पॉन्ड करना है कि नहीं करना। एग्जाम्पल, अगर आप रोड पे जा रहे हैं और आप सिग्नल पे खड़े हैं, रेड लाइट है और पीछे से आके आपको किसी ने, स्कूटर वाले ने या साइकिल वाले ने या कार वाले ने पीछे से ठोक दिया, चाहे हल्का सा लगा, बहुत ज्यादा नहीं लगा, लेकिन आपको उस समय एकदम से गुस्सा आया, रोड रेज आई। अब जो लगना था वो तो लग गया, आप उस पे शाउट करके अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाएंगे तो उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो लेकिन ये चीज आप लॉजिकली उस समय समझ नहीं सकते और आप उसमें बह जाते गुस्से में। तो रोड रेज में कितना नुकसान होता है पूरी दुनिया में, पूरे देश में, आपकी सिटी में कितने इंसिडेंट्स बनते हैं रोड रेज की वजह से। लोग और ज्यादा इंजरीज और ज्यादा प्रॉब्लम्स और कई बार तो एक दूसरे को मार देते हैं, ऐसा भी बनता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि उस समय हम इमोशन के साथ बह जाते हैं। तो हमारा जो रिस्पॉन्स है वो थोड़े समय बाद होना चाहिए। जैसे ही आपने डोमिनेंट इमोशन को रिकॉग्नाइज कर लिया, उस समय आप थोड़ा समय लें, थोड़ी गहरी सांस लें, खास करके जब नेगेटिव इमोशन है, और उसके बाद आप रिस्पॉन्स करिए। तो आपको एक ईक्यू बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी और आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि कभी भी कोई इमोशन आपको, आपके दिमाग को डोमिनेट नहीं करेगी और आपका जो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्स है, लॉजिकल रिस्पॉन्स है, वो शार्पन हो जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट या स्टेप है एक्टिव लिसनिंग। जब भी आप किसी से बात करें, उसकी बात सुने, तो आप एक्टिव लिसनिंग करिए
उस समय आपका दिमाग कहीं और नहीं होना चाहिए, या फोन देख रहे हैं या दिमाग कुछ और सोच रहा है। ऐसा बहुत बहुत बार होता है। जब आपसे कोई व्यक्ति बात कर रहा है तो आप एक्टिवली उसकी बात सुनिए, उसकी बात को लिसन करिए। बात कान में जा रही है लेकिन दिमाग में नहीं जा रही, उसका कोई मतलब नहीं है। उसके साथ आई कांटेक्ट बनाइए, उसकी बॉडी लैंग्वेज को स्टडी करें और वो एक्चुअल में जो बोल रहा है उसको अपने दिमाग में समराइज करिए। बचपन में हम लोग कॉलेज वगैरह में आप लोग यंगस्टर्स भी देखते होंगे, प्रेसी राइटिंग आती थी, बड़े एक पेज को 4 लाइन समराइज करना होता है। और ये पढ़ाई का भी बहुत अच्छा एक ट्रिक है। अगर आप बहुत सारे मटेरियल को कंसाइज करके कुछ पॉइंट्स में समराइज कर सकें तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं और जिंदगी में बाद में भी कई चीज को समराइज करने की एक क्षमता। तो जब भी कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है उसकी पूरी बात सुने, लेकिन उसकी पूरी बात का निष्कर्ष उसके शब्दों से, उसके कंटेंट से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से और हमारे आई कांटेक्ट द्वारा आप अपने दिमाग में समराइज कर लीजिए। और उसके बाद जब आप रिस्पॉन्ड करें तब उस समरी से आप बात शुरू करिए। जैसे कि अगर आपको कोई ऐसा आदमी मिला जो आपको सलाह दे रहा है कि आपकी ऑफिस में सफाई कैसे इंप्रूव की जाए या आपके घर में कैसे सफाई इंप्रूव की जाए, आपको क्या करना चाहिए, तो उसकी बात पूरी तरह सुनिए, बीच में मत काटिए। और उसके बाद आप जब वो बात पूरी कर चुके हैं तो उसके बाद अपनी बात जब शुरू करें तो उसकी समरी से आप अपनी बात शुरू करें। जैसे कि आप ये बोल सकते हैं कि जैसा कि आपने बोला, मैं ऐसा समझता हूँ कि आपने मुझे बोला कि सफाई के लिए ये करना चाहिए और ये मटेरियल यूज करना चाहिए। जो भी बोला उन्होंने उसका एक उल्लेख करके फिर आके बात बढ़ाएं, तो वो उससे आप बात सुनेंगे, उसको ग्रहण करेंगे, उसको समराइज करेंगे और एग्जैक्टली जो उसकी बात का कंटेंट है उसको आप रिस्पॉन्ड करेंगे, ना कि बिल्कुल ऑफ द ट्रैक आप बात नहीं करेंगे। तो इससे आपकी एक्टिव लिसनिंग की क्षमता बढ़ेगी और इससे आपकी एम्पैथी भी बढ़ेगी। आप दूसरे की बात, दूसरे की परिस्थिति समझ पाएंगे ऑब्जेक्टिवली, उसमें बहे बिना। कई बार लोग आकर के अपनी दुख की बात हमको बताते हैं, अपनी व्यथा बताते हैं, तो आप उनकी व्यथा सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन उसके अंदर बहना नहीं है, आपको खुद दुखी नहीं होना है। अगर उसके साथ तभी आप जैसे हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं तो बड़े बड़े नेचुरल कैलेमिटीज देखने का मौका कई बार मिलता है और बहुत आसपास दुख देखते हैं, ट्रेजेडीज देखते हैं, लेकिन हमको उसको हैंडल करना होता है, उसको उस चैलेंज को हमने बेटर करना होता है, उस सिचुएशन को इंप्रूव करना होता है। तो वो तभी पॉसिबल है कि हम उसमें खुद ना बह जाएं, हम उसको समझें, उसकी तरफ एम्पैथेटिक हों, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस मेंटेन रखें और तभी हम उस चीज को हैंडल कर पाएंगे। दिस इज कॉल्ड एम्पैथी। एम्पैथी और सिंपैथी में यही फर्क है। आप एम्पैथेटिक हो सकते हैं लेकिन आपको उसकी भावनाओं में बहना नहीं। तो ये ऑब्जेक्टिविटी सिर्फ एक्टिव लर्निंग से आएगी। पॉइंट नंबर 4, अपनी सोशल स्किल्स इंप्रूव करें। इंप्रूव योर सोशल स्किल्स। अगर आप कहीं बस में, ट्रेन में, प्लेन में जा रहे हैं, आपके साथ वाली सीट पे कोई बैठा है, कितनी बार हम लोगों से बात करते हैं, हम अपने फोन में लगे रहते हैं। एयरपोर्ट पे आप देखिए लोग बैठे अपने फोन पे लगे रहते हैं, उनके पड़ोस में कौन है मालूम नहीं। आजकल हमको मालूम नहीं है कि हमारे पड़ोस में कौन रहता है। रोड पे जाते हैं, आप देखिए वेस्टर्न सिविलाइजेशंस में, मैंने खास करके यूके में, इंग्लैंड में और यूरोप में बहुत देखा है, लोग एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। यहाँ किसी को आप ग्रीट करें तो उसको लगेगा ये अजीब सी चीज है। किसी को स्माइल कर दें तो कई बार तो लोग ऑफेंड हो जाते हैं, क्योंकि हम इंटरेक्ट नहीं करते, हम दूसरे ह्यूमन बीइंग की प्रेजेंस को एक्नॉलेज नहीं करते। तो ईक्यू का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट ये है कि आप सोशल स्किल्स को अपने इंप्रूव करें। कभी भी किसी गैदरिंग में, किसी पार्टी में कहीं जाएं तो उस समय, उस शाम को कम से कम 2 या 3 नए लोगों से बात करें। हम लोग एक ही ग्रुप में जो जानते हैं उनके साथ शादियों के फंक्शन में जाएंगे तो जान पहचान का कोई मिलता है तो हम उसको हेलो बोल करके उसकी तरफ चलते हैं। बहुत सारे लोगों को बाईपास करते हुए हम उन्हीं के पास कंफर्टेबल फील करते हैं क्योंकि हम उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन गैदरिंग का मतलब ही ये है कि उसमें जो सोशल स्किल्ड लोग हैं वो नए लोगों से जान पहचान बनाते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं और बिना किसी स्वार्थ के लोगों को जानने की वो कोशिश करते हैं। तो जिंदगी में हमेशा फिर आपको लर्निंग होती रहेगी और कई बार बहुत वैल्यूएबल इनसाइट्स मिलती हैं, कई बार बहुत परमानेंट रिलेशन बन जाते हैं। इस तरह से जिंदगी में नए संपर्क बन जाते हैं और आपके लोग जो आपको जानते हैं उनकी संख्या भी बढ़ती रहती है। सिर्फ ये नहीं कि जिनको आप जानते हैं उन्हीं लोगों में आप हुए कि मेंढक की तरह घूमते रहे। तो सोशल स्किल को आप ब्रॉडन करिए, कैपेसिटी लाइए कि आप अनजान लोगों से, स्ट्रेंजर से बात कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें, इंटरेक्ट कर सकें। पॉइंट नंबर 5, आपकी कम्युनिकेशन को असर्टिव और रिस्पेक्टफुल बनाइए। कई बार हम लोग मीटिंग्स में, इंटरव्यूज में, डिस्कशंस में कहीं बैठे होते हैं और दूसरा कुछ बोलता है तो हमारे व्यूज के विरुद्ध भी होते हैं तो हम बोलते हैं जाने दो, अपने को क्या बात करनी है। और खास करके मीटिंग्स में और ऐसे सब्जेक्ट में जब वो जो सब्जेक्ट हमारे से रिलेटेड है तो ऐसे सब्जेक्ट में भी हम चुपचाप बैठ जाते हैं कि हम क्या बोलेंगे, शायद अगर हम बोलेंगे
तो उसको खराब लगेगा। या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं, जवाब देते हैं, लेकिन उनके जवाब देने का तरीका ऐसा होता है कि वो इमोशनली लेडन होता है, उसमें बहुत सारी इमोशंस होती हैं और कंटेंट की जगह वो उसकी प्रेजेंटेशन यानी कि कैसे जवाब देते हैं उस पे, उसकी वजह से लोगों से आर्गुमेंट में आ जाते हैं। तो आपको अपनी जो अपने विचार हैं, अगर आपको लगता है कि आपको उस समय बोलना है तो आपको जरूर बोलना चाहिए। आपको अपनी टर्न की वेट कर करके बोलना चाहिए और आपको जब भी बात करनी है तब अपनी बात रिस्पेक्टफुली लेकिन असर्टिवली करनी है। आपको दब करके बात नहीं करनी, आपको प्लेजेंट बॉडी लैंग्वेज के साथ लेकिन असर्टिवली अपना व्यू पॉइंट रखना है। ये बहुत जरूरी है और ये जब आप सीखेंगे तभी आपकी वैल्यू बढ़ेगी। इसमें एक एक्सरसाइज साइकोलॉजी में है, उसके ऊपर भी मैं कभी वीडियो बनाऊंगा। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस एक ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कम्युनिकेशन में और उसके ऊपर अगर आप लोग चाहेंगे मुझे आप कमेंट सेक्शन में या मेल में बताएंगे तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि आपकी कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव की जाए। कम्युनिकेशन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और ये हमारे EQ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पॉइंट नंबर 6, एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म। कोई अगर व्यक्ति आपको क्रिटिसाइज कर रहा है तो उस समय उसके बोलने के तरीके से आप ऑफेंड होके अपने माइंड को क्लोज मत करिए। वो क्या बोल रहा है यानी कि उसका कंटेंट क्या है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, ना कि वो कैसे बोल रहा है। क्योंकि लोगों में कम्युनिकेशन स्किल का अभाव रहता है, EQ का अभाव रहता है, लेकिन वो व्यक्ति जब आपको कोई क्रिटिसिज्म दे रहा है, कोई क्रिटिकल बात बोल रहा है कि आपके इस कंडक्ट में उसको अच्छा नहीं लगा, या अगर आप ऐसे करेंगे या आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको नुकसान होगा, या इस तरह से पढ़ाई करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, या तो आपने गलत सब्जेक्ट चूज कर लिए हैं, कुछ भी जो चीज़ आपको पसंद नहीं है तो भी आप उसको सुनिए। जरूरी नहीं कि एक्सेप्ट करना है, लेकिन आप उसको सुनिए और फिर जैसे मैंने पहले बोला एक्टिव लर्निंग के फॉर्मेट में उसको आप ग्रहण करें, देखिए, समझिए और उसको फिर बाद में एनालाइज करके फिर आप डिसाइड करिए कि उस पर क्या करना है। जस्ट डू नॉट शट आउट द क्रिटिसिज्म। जैसे किसी ने नेगेटिव बात शुरू की हमारा माइंड शट हो जाता है, वो चीज़ बहुत अच्छी नहीं है। और अगर हमारे में वो चीज़ है और आप में, बहुत लोगों में, हम में, सब में होती है, तो आपके EQ का स्कोर उतना कम हो जाएगा। तो EQ also involves capacity to take criticism in the right spirit by focusing on the content of the criticism rather than focusing on the format of the criticism. ये एक बहुत important distinction है कि लोग आपको क्या बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, ना कि वो कैसे बोल रहे हैं उस पर ध्यान दें। तो ये भी आप सीखेंगे तो आपका, और प्रैक्टिस करेंगे आप डे टू डे, तो आपका EQ का स्कोर और बढ़ेगा। पॉइंट नंबर 7, बिल्ड रिलेशनशिप्स। संबंध बनाइए। संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। अगर मैं बोलूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज नंबर 1 है तो वो आपका स्वास्थ्य है, आपका मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हेल्थ है। नंबर 2 अगर मैं बोलूँ वो संबंध है। नंबर 3 उसके बाद पैसा या सक्सेस, वो सब बाद में आता है। अगर आप संबंध खराब करते हुए बाकी चीजें प्राप्त करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो आप संबंध हमेशा लोगों से बनाइए। संबंध बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एफर्ट और टाइम। आप अपना एफर्ट लगाइए, अपना समय लगाइए। और तीसरी चीज है रेसिप्रोसिटी, मतलब अगर आप कुछ किसी के लिए करेंगे तभी वो आपके लिए करेगा। अगर आप 10 लोगों के लिए कुछ करेंगे तो उसमें से ये हो सकता है कि 3 लोग ही रिटर्न करें, 7 लोग नहीं करें, यही रेशो रहती है। तो अगर 7 लोग नहीं कर रहे तो उसका मतलब ये नहीं कि अगले 10 के साथ आप अच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर अगले 10 के साथ आप फिर से अच्छा करेंगे तो आपको 3 लोग फिर से नए ऐसे मिलेंगे जो आपके साथ अच्छा करें। तो ये बहुत जरूरी है कि आप लोगों के साथ अच्छे से उनसे रिलेशन बनाइए। लोगों के लिए स्वार्थ के बिना उनको सलाह देनी हो, उनके लिए कुछ करना हो, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग योर ओन वेलफेयर। कोई बहुत आउट ऑफ द वे जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप सलाह देंगे, आप सुनेंगे तो वो वही चीज़ बहुत है। कोई हर एक इंसान को आपसे कुछ पैसा ही नहीं चाहिए होता या आपसे कुछ बेनिफिट ही नहीं चाहिए होता। अब मैं ये 37 साल मैंने IAS में नौकरी की है। हमारे क्षेत्र में गवर्नमेंट सर्विसेज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उनको लगता है कि अगर किसी से संबंध बनाएंगे तो ना जाने वो हमसे क्या फायदा उठा लेगा। तो ऐसा होता नहीं है, ये बहुत बड़ा एक मिसनोमर है। आप में से भी यंगस्टर्स जो सर्विसेज में आना चाहते हैं फ्यूचर में, सर्विसेज में आने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से संबंध तोड़ दें। आप संबंध बनाइए, बाकी कोई आपका हाथ पकड़ के कोई साइन कराने वाला नहीं है। आपका अपना डिस्क्रिप्शन हमेशा रहता है। आप संबंध बना करके भी पोलाइटली ना बोल सकते हैं, और अगर आपको लगे तो बाद में आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि IAS ऑफिसर्स या पुलिस ऑफिसर्स या जुडिशरी के मेंबर्स मैंने खास देखा है जो एकदम अपने एक शेल में आ जाते हैं और दुनिया कहाँ है उनको पता ही नहीं होता।
आपस में ही अपनी कम्युनिटी में दोस्ती रखते हैं। उनको लगता है कि अगर मैं किसी और से दोस्ती करूंगा, बिजनेसमैन से दोस्ती करूंगा या वकील से करूंगा, या तो पता नहीं मेरे से क्या फायदा उठा लेगा। ऐसा होता नहीं है, कोई किसी से बहुत ज़्यादा फायदा उठा नहीं सकता। हर एक आदमी इंटेलिजेंट होता है, और आपको जब भी मालूम पड़ेगा कि आपसे कोई आदमी फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, तो आप में इतनी क्षमता है कि आप उसमें से विड्रॉ कर सकें। लेकिन अपने आप को क्लोज मत करिए, रिलेशनशिप डेवलप करिए और करते रहिए। आज भी मेरे ऐसे दोस्त हैं, जब मैं पहली पोस्टिंग या दूसरी पोस्टिंग 30-35 साल पहले मैं डिस्ट्रिक्ट में था, तब के दोस्त भी मुझे जान पहचानने वाले अभी भी मेरे साथ संपर्क में है। 30-35 साल पुराने दोस्त भी हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी हाल में मिले होंगे 6-8 महीने पहले, और मुझे जब लगा कि शायद उनका कुछ ऐसा स्वार्थ है जो मैं नहीं पूरा कर सकता, तो मैं विड्रॉ भी कर सकता हूँ, और वो भी क्षमता मेरे में होनी चाहिए विदाउट गेटिंग इमोशनल अबाउट इट। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मैं आगे फ्यूचर में संबंध नहीं बनाऊंगा। तो रिलेशनशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज पार्ट ऑफ योर EQ, और ये हमेशा याद रखें, खास करके यंगस्टर्स जो सिविल सर्विसेज में या दूसरी इंपॉर्टेंट पोस्ट के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर में या पॉलिटिक्स में आगे आना चाहते हैं, बिजनेस में आगे आना चाहते हैं, खास करके बिजनेस में, सेल्स में जो लोग आगे आना चाहते हैं। तो EQ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रिलेशनशिप बनाना। यदि आपसे किसी व्यक्ति ने आपकी बात नहीं मानी और आपसे कोई चीज नहीं ली, अगर आप सेल्स में हैं, तो इसका मतलब नहीं कि आप उससे नाराज हो जाएंगे। अगर आप एक ब्रोकर हैं और आप जमीन नहीं बेच पाए, या आपके शेयर्स नहीं बेच पाए, या LIC की पॉलिसी नहीं बेच पाए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप नाराज हो जाएं उससे। तो आपके जो रिलेशंस हैं, दे शुड बी सेपरेट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर एफर्ट्स। आपका जो करियर में आपको जो भी करवाना है, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, वो अलग है, और रिलेशनशिप अलग है। रिलेशंस तो आप बनाते रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पॉइंट नंबर 8, बी प्रेजेंट। मैंने पहले भी बात की, उससे रिलेटेड है कि आप हर समय एक्टिव, अलर्ट और प्रेजेंट रहें, और हर चीज आप एक माइंडफुलनेस के साथ करिए। सुबह उठते ही आप टॉयलेट में जाते हैं, फोन लेकर मत जाइए, फ्लश पे मत बैठिए, आधा घंटा बैठे रहेंगे, स्क्रॉल करते रहेंगे, रील्स देखते रहेंगे, आप वो मत करिए। आप 5 मिनट का काम है, उसकी जगह आधा घंटा बैठे हैं, टाइम भी वेस्ट हो रहा है। हर क्षण माइंडफुल रहिए। क्या आपने कभी लास्ट ऐसा सोचा है कि आपके ऊपर जब शावर का पानी गिरता है तो आप उस पानी को महसूस कर पाते हैं? कब देखा है आपने, कब सोचा है? या हम जब खाना खाते हैं तो हमने फोन छोड़ करके खाने में क्या टेस्ट है, हम क्या खा रहे हैं, आपसे पूछा जाए कि कल लंच में आपने क्या किया था, क्या खाया था, और उसमें से आपको क्या अच्छा लगा था, तो शायद आपको याद ही नहीं होगा। क्योंकि हम अनुभव, जो जब आप माइंडफुल रहते हैं तो ही चीज रिटेन हो सकती है, और दिमाग की कैपेसिटी अनलिमिटेड है। जो भी आपके एक्सपीरियंसेस माइंडफुलनेस के द्वारा दिमाग में रजिस्टर हुए हैं, वो आपके साथ रहेंगे, और जो भी आपके एक्सपीरियंसेस अनमाइंडफुल्ली आपके साथ आए और चले गए, तो आप दुनिया में बेस्ट जगह जाकर के भी आ जाते हैं और भूल जाते हैं कि मैं कहाँ गया था, कौन से होटल में रुका था, मैंने क्या क्या देखा। वो इसलिए होता है क्योंकि आप माइंडफुल नहीं रहते, और माइंडफुलनेस जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है EQ का। तो माइंडफुलनेस बढ़ाइए। आप जो रूटीन एक्टिविटीज करते हैं वो भी माइंडफुली करिए। अगर आपको फोन देखना है तो उस समय आप फोन ही देखिए, फिर बाकी चीजें मत करिए। अगर आपको रील्स देखनी है तो आप बोलिए ठीक है, मैं 15 मिनट अब रील देख रहा हूँ, मैं और कुछ नहीं कर रहा। अगर टेलीविजन देखना है, स्पोर्ट्स देखनी है, न्यूज देखनी है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आप फ्लो में बहते चले जा रहे हैं। कभी नेटफ्लिक्स भी लगा हुआ है और फोन भी चल रहा है, और आजकल यंगस्टर्स में बहुत बड़ी इशू है, इट्स अ वेरी बिग एपिडेमिक। ये इसका जो इफेक्ट है बहुत खराब आने वाला है भविष्य में, और दिस इज गोइंग टू हाईजैक द ब्रेन्स एंड कंप्लीटली ऑल्टर द वे पीपल एंड द मैनकाइंड थिंक्स। तो ये पूरा सिचुएशन में से इसमें भी एक मैंने पहले वीडियो बनाया था कि व्हाट योर फोन इज डूइंग टू योर ब्रेन, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था। सो द पॉइंट है कि आप हमेशा माइंडफुल रहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है EQ बढ़ाने का। पॉइंट नंबर 9, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करिए। सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स को विन मत करिए, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करिए एक विन विन सोल्यूशन ला करके, जिससे दूसरे को भी अच्छा लगे और हमको भी अच्छा लगे। आपकी विक्ट्री सिर्फ ये नहीं है कि आप आर्ग्यूमेंट जीत गए और दूसरे को खराब लगा या दूसरा लूज करा, बाद में मन में कुछ खराब लगा, उसको वो बैठा रहा, तो उस विक्ट्री का कोई फायदा नहीं है। अगर आप भावतोल भी कर रहे हैं, आप किसी से नेगोशिएशन भी कर रहे हैं, आप किसी से किसी पॉलिटिकल इशू पे, स्पोर्ट्स पे, फिल्म के बारे में अपने व्यूज एक्सचेंज कर रहे हैं, तो हर चीज में आर्ग्यूमेंट विन करना जरूरी नहीं है। इनफैक्ट किसी भी चीज में आर्ग्यूमेंट में उतरना जरूरी नहीं है। आप में से कुछ लोगों ने देखी होगी, और मेरी बहुत फेवरेट फिल्म है जब वी मेट, और उस फिल्म में दिखाते हैं शाहिद कपूर, जो हीरोइन है करीना, गीत जिसका नाम है, उसके साथ संपर्क में आता है, और उसकी लाइफ देख करके जब वापस ऑफिस में जाता है, उससे पहले वो ऐसी परिस्थिति में पहुंच चुका होता है कि वो एकदम लिस्टलेस होता है, वो शायद खुदकुशी करने की तरफ जा रहा होता है। इतनी